जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के संवैधानिक विकास की। आज का वीडियो हमारा 2 सेशन में होगा। पहला सेशन थ्योरेटिकल होगा और दूसरा सेशन होगा बहुविकल्पीय प्रश्न। उसी थ्योरेटिकल से क्वेश्चन रहेंगे तो उनको आपको सॉल्व करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। भारत का संवैधानिक विकास। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को लागू भारतीय संविधान सभा द्वारा निर्मित भारत के संविधान के पूर्व ब्रिटिश संसद द्वारा ऐसे कई चार्टर एक्ट पारित किए जिन्हें भारतीय संविधान का आधार कहा गया है। हालांकि इस बात को भी ध्यान रखेंगे आप कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 को। यद्यपि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ द्वारा मात्र 15 वर्षों की अनुमति के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का प्रारंभिक उद्देश्य भारत के साथ या पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना ही था, लेकिन भारत की कमजोर राजनीतिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजनीतिक शक्ति प्राप्त की। ध्यान दें इस बात पर कि शुरुआती लक्ष्य क्या था? मात्र 15 वर्षों की अनुमति दी गई थी, लेकिन इसके बाद एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई थी 1503 में और वहाँ राजा बना था जेम्स प्रथम। उसके द्वारा बाद में क्या किया गया? अनिश्चित समय के लिए उसको अनुमति प्रदान कर दी ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कानून बनाने की शक्ति इंग्लैंड में स्थित एक गवर्नर और उसकी परिषद के पास थी, जिसे बाद में क्या कहा जाएगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही कहा गया उसको। जैसे कोई कंपनी होती है, निजी कंपनी होती है, उसके जो अधिकारी होते हैं जो शीर्ष स्तर के, उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रूप में हम आज की डेट में जानते हैं। तो ऐसे ही जो इंग्लैंड की कंपनी थी उसके शीर्ष अधिकारियों को क्या कहा जाता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। प्रारंभिक भारत में या प्रारंभिक भारत से आशय यहाँ पर क्या है? जब ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई या उसने अपना स्वरूप जो उसका स्वरूप धीरे धीरे हमारे भारत में विकसित हुआ, प्रारंभिक ब्रिटिश शासन के प्रारंभिक दौर की बात कर रहे हैं हम। ब्रिटिश शासन का प्रारंभिक दौर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रमुख प्रेसिडेंसियां स्थापित हुई। इनमें कौन सी थी? बंगाल, बम्बई और मद्रास। 1726 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों के अधिकार क्षेत्र में स्थित कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नियम और कानून बनाने की शक्ति किसको प्राप्त हुई? जो भारत में उन तीनों प्रेसिडेंसियों के गवर्नर थे उस क्षेत्र के लिए। 1765 में शाह आलम द्वितीय के साथ हुई। ये 1765 में ऐसा क्या हुआ? दरअसल इससे पहले एक युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को, बक्सर का युद्ध। इस बक्सर के युद्ध में जो अंग्रेज जीते थे उसके बाद एकदम से चीज़ें परिवर्तित हुई, या कह सकते हैं कि ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में बहुत सारी चीज़ें गईं। 1765 में शाह आलम द्वितीय के साथ हुई इलाहाबाद की संधि के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अत्यधिक राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति प्राप्त हुई, जिसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बंगाल को खूब लूटा, व्यापक रूप से लूटा, या ये कह सकते हैं कि रिश्वत के माध्यम से या इधर उधर से कैसे भी करके बंगाल को आर्थिक रूप से बहुत नुकसान पहुंचाया। 1765 से लेकर 1773 तक खूब लूट मची। तो यहाँ से तमाम शिकायतें भी हुई कंपनी की, तो और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ भी देख रहे थे लोग। तो इंग्लैंड की संसद के सामने जब ये प्रश्न आया कि ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार घाटे में जा रही है, दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ लोन वगैरह की माफ़ी के लिए अर्जी की थी संसद में, तो जब ये देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो घाटे में जा रही है, भाई लोन वगैरह की माफ़ी की अर्जी भी आ रही है और उसके कर्मचारी कैसे अमीर होते जा रहे हैं, तो इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री, तत्कालीन से आशय उस समय जो प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने एक सीक्रेट कमेटी की स्थापना की। उस कमेटी की सिफारिश के आधार पर क्या हुआ कि इस कंपनी को रेगुलेट किया जाए, इस पर नियंत्रण स्थापित किया जाए थोड़ा बहुत। तो इस उद्देश्य से क्या हुआ? 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। इस रेगुलेटिंग एक्ट को भारतीय संविधान का आधार कहा जाता है। यहाँ से भारत का संवैधानिक विकास शुरू होता है। 1773 में से लेकर 58 तक भारत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रहा। तो ये 1858 से 1947 तक भारत ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रहा। 1773 से 1853 तक 20 वर्ष के अंतराल पर पारित किए गए एक्ट्स को क्या कहा गया? चार्टर एक्ट कहा गया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ लेते हैं। इसमें 2 प्रमुख बातें थीं। पहली बात तो ये थी कि गवर्नर जो बंगाल का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर और बम्बई का गवर्नर, ये तीनों गवर्नर थे। इन तीनों गवर्नरों के ऊपर, या कह सकते हैं कि मद्रास और बम्बई के गवर्नर के ऊपर
बंगाल के गवर्नर को स्थान दे दिया गया और उसे नाम दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। पहली बात तो ये होती है। और उस गवर्नर के साथ या उस गवर्नर जनरल के पास 4 अन्य सदस्य थे। इनको चारों सदस्यों को और गवर्नर जनरल को संयुक्त रूप से क्या कहा गया? गवर्नर जनरल और उसकी परिषद। इस परिषद में 4 लोग थे, उनके बारे में बात करेंगे, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन, बारवेल। और इसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट की कलकत्ता में स्थापना की गई। ये बिल्कुल ध्यान रखें कि ये कलकत्ता में स्थापित जो सुप्रीम कोर्ट है, इसका आधुनिक सुप्रीम कोर्ट से कोई कंपैरिजन नहीं है। भारत का जो आधुनिक सुप्रीम कोर्ट है, इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती उसके साथ, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट एक निश्चित और छोटे से क्षेत्र के लिए था। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आखिर हुआ क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करने हेतु इस एक्ट को 1773 में पास किया गया और 1774 में लागू किया गया। और इस एक्ट के तहत मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, जिसका प्रमुख एक गवर्नर जनरल और उसकी परिषद होती थी। और ये पहला गवर्नर जनरल कौन है बंगाल का? बहुत आता है ये प्रश्न, वॉरेन हेस्टिंग्स। बहुत प्रश्न आया हुआ है, ये ध्यान दें। ये 3-4 प्रश्न मैं पूछने जा रहा हूं अभी। बंगाल का गवर्नर जनरल पहला कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके बाद 1833 में एक एक्ट आएगा, उसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को, इसी पद को क्या कहा जाएगा? भारत का गवर्नर जनरल। तो इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन होता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1947 में जब भारत आज़ाद हो जाता है तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन हो जाता है? ये तो दोनों अंग्रेज हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड विलियम बेंटिक। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल वो कौन हो जाता है? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ये तीनों प्रश्न बहुत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार अब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल की परिषद के अन्य सदस्य कौन कौन थे? 4 लोग हैं, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल। ये एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे, मुख्य न्यायाधीश कौन है? एलिजा इम्पे, और 3 अन्य न्यायाधीश कौन है? हाइड, चैम्बर्स और लिमेंस्टर। ये 3 प्रमुख अन्य न्यायाधीश हैं। और प्रमुख मुख्य न्यायाधीश कौन है? एलिजा इम्पे। ये भी प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ एक विवाद हो जाता है शुरू। दरअसल क्या होता है कि गवर्नर जनरल की परिषद सुपीरियर या सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर, तो ये प्रश्न जटिल होता है। और इस प्रश्न का हल करने के लिए क्या होता है? 1781 में एक एक्ट आता है, जिसे कहा जाता है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसी बात को जो मैंने अभी आपको बताई है, उसको सेटलमेंट करने के लिए एक एक्ट आता है, जिसका नाम ही है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत निर्मित गवर्नर जनरल व उसकी परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लेकर हुए विवाद को समाप्त करते हुए 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट द्वारा गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से बाहर कर दिया गया। अब जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद थी, उस सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर हो गई है। तो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सर्वोच्चता प्राप्त हो जाती है यहाँ से। नेक्स्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या जो 4 थी, उसे कितना कर दिया गया? 3। इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक समस्त मामलों को इंग्लैंड स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा देखा जाता था। इस एक्ट के लाने से पहले क्या हुआ था कि जो राजनीतिक कार्य थे और व्यापारिक कार्य थे, इन सब के लिए एक ही संस्था जिम्मेदार थी। वो कौन सी थी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन 1773 में आपको पता है क्या हुआ था कि व्यापारिक कार्यों के साथ साथ राजनीतिक नियंत्रण भी हो गया था। तो राजनीतिक कार्यों के लिए मामला जब देखा गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पूरी तरह से इसको सही तरीके से नहीं देख पा रही है, तो 1784 में एक पिट्स इंडिया एक्ट आता है। वो व्यापारिक मामलों के लिए तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को सीमित कर देती है, लेकिन राजनीतिक कार्यों के लिए एक नई संस्था की स्थापना करती है। उसे क्या कहा जाता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जबकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम अब सिर्फ क्या रह गया? व्यापारिक मामलों तक सीमित रह गया। इस एक्ट के विवाद को लेकर ब्रिटेन में लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की मिलीजुली सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा था। यह पहला और आखिरी अवसर था जब किसी भारतीय मामले पर ब्रिटिश सरकार गिरी हो। नेक्स्ट, 1786 का पिट्स इंडिया एक्ट। एक व्यक्ति था लॉर्ड कॉर्नवालिस। इससे संबंधित एक प्रश्न बहुत आता है कि इसकी कब्र भारत में कहाँ स्थित है? तो भारत में और उत्तर प्रदेश के संबंध में ज़्यादा प्रश्न महत्वपूर्ण है ये। तो उत्तर प्रदेश के एक गाजीपुर जिला है, उस गाजीपुर जिले में लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। तो पढ़ लेते हैं इस एक्ट के बारे में। इस एक्ट को लाया ही विशेष रूप से किसके लिए गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए। इस एक्ट को विशेष रूप से लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में भेजने के लिए लाया गया था। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को सेनापति की शक्ति भी प्रदान की गई।
इस अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार को समझ लेते हैं। दरअसल पहले 4 सदस्य थे और 1 सदस्य था, ये बात 1773 की कर रहे हैं। तो इसमें से क्या था कि बहुमत के आधार पर निर्णय होता था। तो 3 प्लस अगर इधर 2 हो रहे हैं, गवर्नर जनरल और कोई एक व्यक्ति, तो भी ये माना जाएगा पास किया हुआ। अब 1784 में क्या हुआ था, 3 सदस्य और 1, तब भी बहुमत की बात थी। अगर ये अकेला पड़ जाए और ये 3 एक बात पर सहमत हो जाए तो भी ये माना जाएगा निर्णय। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस के संदर्भ में क्या हुआ, इसको अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया। ये तीनों अगर किसी एक बात पर सहमत हैं तो भी ये इनके निर्णय को पलटते हुए अपनी बात को मनवा सकता है और अपने निर्णय को लागू कर सकता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कई सारे अधिकार प्राप्त हुए थे इस एक्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो एक्ट है वो है 1793 का चार्टर एक्ट। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा भारत के राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देना आरंभ किया गया था। इसको ऐसे समझते हैं कि 1784 से पहले एक संस्था थी ईस्ट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, उसका काम क्या था, व्यापारिक मामले और राजनीतिक मामले दोनों देखना। लेकिन 1784 में भारत के लिए एक विशेष बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि इनको भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाए, इसको कंपनी की तरफ से वेतन न दिया जाए। तो इस बात को स्वीकार करते हुए ब्रिटिश संसद ने क्या किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भारतीय राजस्व से वेतन देना आरंभ कर दिया। इसके बारे में एक टिप्पणी और पढ़ लेते हैं हम। एक्चुअल में क्या हुआ था, एक क्वेश्चन आया था किसी एग्जाम में। क्वेश्चन ये था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देना कब बंद कर दिया गया। अब उसका आंसर क्या था, उसमें जो ऑप्शन थे उसके अनुसार उसका आंसर था 1919। लेकिन बात ये बहुत पेचीदी है। पेचीदी किस लिए है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त हो जाएगी 1858 में, तो फिर 1919 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देना कैसे बंद किया जा सकता है। तो प्रश्न गलत माना जा रहा है, लेकिन ये आंसर उसमें सही था। ये यूपीएससी या यूपीपीएससी के द्वारा ही पूछा गया होगा, तो उसमें ये माना गया था। मुझे ध्यान नहीं है एग्जैक्टली किस में पूछा गया था। तो इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया, किंतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो समस्त शक्ति थी वो किसके पास चली गई, इंग्लैंड स्थित भारत सचिव और उसकी परिषद के पास। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था वो लगभग भारत सचिव और उसकी परिषद के पास चला गया, जिसके कारण भारत सचिव और उसकी परिषद को भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाना जारी रहा। अब भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारत सचिव और उसकी परिषद को वेतन देना बंद कर दिया गया। इसलिए यहां पर ये वाली बात सही हो सकती है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देना बंद कर दिया गया। इसके आधार पर ही इसको सही माना गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त करते हुए इंग्लैंड के सभी नागरिकों को व्यापार का अधिकार प्रदान किया गया, किंतु कंपनी के चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को बनाए रखा गया। इसको समझते हैं। दरअसल क्या था कि भारत से व्यापार करने की अनुमति सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी के पास थी। अगर ब्रिटेन के संदर्भ में बात करें तो ऐसे तो अन्य देशों की व्यापारी कर सकते थे, लेकिन इंग्लैंड से सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी कर सकती थी, वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लैंड की कोई और कंपनी या इंग्लैंड से कोई भी व्यक्ति सीधे भारत से व्यापार नहीं कर सकता था और न ही चीन के साथ व्यापार कर सकता था। तो 1813 के एक्ट के द्वारा 3 महत्वपूर्ण बातें जो लाई गई, उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था उसको खत्म कर दिया गया। हालांकि कुछ क्षेत्रों तक सीमित, कुछ क्षेत्रों तक ये एकाधिकार बना रहता है। वो एकाधिकार क्या है, वो ये है कि चाय के साथ जो भी व्यापार होगा वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से होगा और चीन के साथ व्यापार सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से होगा। तो ये 2 अधिकार बचे रहते हैं, बाकी सारे जो व्यापारिक अधिकार थे एकाधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं। इस एक्ट के द्वारा क्या होता है, पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति प्रदान की जाती है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, इस एक्ट के द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। नेक्स्ट 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया तथा भारत की शासन प्रणाली का केंद्रीयकरण कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार का एकाधिकार जो चाय और चीन के साथ बचा था वो भी समाप्त कर दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। भारत में दास प्रथा लागू थी
और इस एक्ट की धारा 5 के द्वारा गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो ने 1843 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया। 1843 में एक एक्ट आता है, एक्चुअल में 1843 का अधिनियम कहा जाता है उसे, लेकिन वो किससे प्रेरित है? 1833 के चार्टर एक्ट से प्रेरित 1843 का अधिनियम। और उस अधिनियम की धारा 5 के द्वारा गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो ने 1843 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया। दरअसल लॉर्ड एलन बरो 1842 से लेकर 1844 तक गवर्नर जनरल रहता है। इस एक्ट के द्वारा, मतलब वही 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में एक चौथा सदस्य शामिल किया जाता है। इस विधि सदस्य को लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ बैठकों में भाग ले सकता था। ध्यान होगा आपको, वोट लेने का अधिकार, बैठकों में भाग लेने का अधिकार एक व्यक्ति और है ऐसा ही भारतीय शासन व्यवस्था में। उसका नाम क्या है? उसको क्या कहते हैं? महान्यायवादी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 के तहत महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल संसद की बैठकों में भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता। तो वही काम विधि सदस्य का इस समय हो रहा है। और महान्यायवादी क्या है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। हालांकि विधि सदस्य को केवल बैठकों में भाग लेने का अधिकार था, मत देने का नहीं। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को विधि निर्माण हेतु एक आयोग गठित करने का अधिकार दिया गया और ऐसा आयोग बनाया भी गया जिसको कहते हैं प्रथम विधि आयोग। और इस विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। इनको अंग्रेजी शिक्षा का जनक, भारतीय प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का जनक और साथ ही साथ भारतीय दंड संहिता का जनक भी कहा जाता है। चलिए, हालांकि इनके बारे में बहुत ज़्यादा नाराज रहते हैं जो हिंदी जो पट्टी क्षेत्र के लोग हैं, वो लॉर्ड मैकाले से नाराज रहते हैं बहुत ज़्यादा। 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था करते हुए विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का लास्ट एक्ट है। और इस एक्ट के द्वारा क्या होता है कि कार्यपालिका और विधायिका, इन दोनों कार्यों को अलग अलग कर दिया जाता है भारत में पहली बार। अब तक क्या था? गवर्नर जनरल और उसकी परिषद क्या कर रही थी? विधायी कार्य भी कर रही थी और प्रशासनिक कार्य भी कर रही थी, कार्यपालिकीय कार्य। लेकिन इस एक्ट के द्वारा क्या होता है? भारत में जो विधि बनाने का कार्य है 12 सदस्यीय परिषद को दिया गया है, विधान परिषद को। साथ ही साथ जो प्रशासनिक कार्यों के लिए गवर्नर जनरल और उसकी परिषद उत्तरदायी है ही। अभी इस एक्ट के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों और प्रांतों के प्रतिनिधियों को इसका सदस्य बनाकर सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत भी लागू किया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक पृथक गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। देखिए, 1853 तक आते आते बंगाल बहुत विशाल हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, जिसके कारण बंगाल की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको संभालने के लिए एक गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी आवश्यकता थी। तो क्या होता है? इस एक्ट के द्वारा, इस एक्ट के तहत नियुक्त बंगाल का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? जेम्स फेडरिक हैलीडे। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए जो नॉमिनेशन था उसके आधार पर क्या प्रारंभ हुआ? भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया। तो यहाँ प्रतियोगी परीक्षा यहीं से शुरू होती है भारत में। भारत सरकार अधिनियम 1858। ईस्ट इंडिया कंपनी का लास्ट एक्ट था 1853। 1857 में बहुत महत्वपूर्ण एक क्रांति होती है भारत में, जिसे भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। उसके बाद चीज़ें बदल जाती हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर अब भारत पर शासन करने के लिए कौन आता है सामने? ब्रिटिश क्राउन। सीधी सत्ता हस्तांतरित हो जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को। 1857 की क्रांति के बाद आए इस एक्ट को भारत सरकार अधिनियम 1858 के नाम से जाना गया। इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया। इस एक्ट के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे उन दोनों को समाप्त करते हुए उसकी समझ शक्ति किसे दे दी गई? भारत सचिव और उसकी 15 सदस्यीय परिषद को। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। और इसको वेतन देना जारी रहता है इसी आधार पर, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और जो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल के स्थान पर किसकी स्थापना होती है? भारत सचिव और उसकी परिषद की। और इस प्रकार नियुक्त प्रथम भारत सचिव कौन था? लॉर्ड स्टैनले। इस एक्ट के द्वारा, इस एक्ट मतलब वही 1858, इस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। लेकिन इसका कोई खास रोल है नहीं। जब वह ब्रिटिश प्रांतों का शासन देखता था तो वह गवर्नर जनरल कहलाता था, और जब वह भारतीय राजाओं के साथ बात करता था तो वायसराय कहलाता था। तो इसमें कोई खास ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। भारत परिषद अधिनियम 1861।
1863 के अधिनियम के द्वारा एक विधान परिषद की स्थापना की गई थी और उस विधान परिषद के द्वारा बनाए गए कानून की वजह से इसको क्या कहा गया, भारत परिषद अधिनियम। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई। 1853 में क्या था, वो एक्ट अभी भी काम कर रहे हैं, 1853 वाला भी। तो 1853 के एक्ट के द्वारा क्या था कि 12 सदस्यीय विधान परिषद बनाई गई थी। अब जो विधान परिषद कानून बनाएगी वो लागू होगा, लेकिन इसको क्या किया, गवर्नर जनरल को भी किसी समय पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। मतलब अगर किसी समय इमरजेंसी में कोई कानून बनाना आवश्यक हो जाता है तो अध्यादेश जारी किया जा सकता है। इस अध्यादेश को हम विस्तार से पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में। दो तीन दिन बाद उसका वीडियो आएगा राष्ट्रपति और उसकी शक्तियों का, तो विस्तार से चर्चा करेंगे अध्यादेश की। और राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है वो 1861 के एक्ट से प्रेरित नहीं है बिल्कुल भी। वो किससे प्रेरित है, 1935 के भारत शासन अधिनियम से। इस एक्ट के द्वारा तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी अलग अलग सदस्यों को दी, जिसके कारण भारत में मंत्रिमंडलीय और विभागीय प्रणाली का जन्म हुआ। ये इस एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। इस एक्ट के द्वारा 1861 में गठित केंद्रीय विधान परिषद में 3 भारतीयों, पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह, बनारस के राजा देवनारायण और एक सर दिनकर राव को शामिल किया गया। तो पहली बार भारतीय शामिल हुए इस विधान, जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें। भारत परिषद अधिनियम 1892, इसमें 2 महत्वपूर्ण बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरुआत होती है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से निर्वाचन की प्रणाली की शुरुआत होती है। और दूसरी बात, इस एक्ट के द्वारा जो परिषद के अधिकारों में वृद्धि की गई और जो भारतीय सदस्य थे उन भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया। इसमें एक विशेष बात ये जोड़ देनी है कि अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। तो अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार अगले एक्ट से आएगा। ये बहुत क्रमिक विकास है एक तरह से भारतीय संसदीय व्यवस्था का, तो इसको देख सकते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909 जॉर्ज अरुंडेल समिति की सिफारिश पर पारित जो भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। दरअसल इस समय भारत सचिव जो था वो मार्ले है और मिंटो कौन है, गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल कहिए या वायसराय कहिए एक ही बात है। लॉर्ड मार्ले तत्कालीन भारत सचिव और मिंटो भारतीय गवर्नर जनरल था। यहाँ मैंने भारतीय गवर्नर जनरल शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन यहाँ पर आप वायसराय शब्द भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इस एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में तथा गवर्नर जनरल की केंद्र कार्यकारिणी में भारतीयों को शामिल किया गया। भारत सचिव और उसकी परिषद जो थी उसमें अब तक कोई भारतीय नहीं था, वो सारे ब्रिटिश थे। और जो भारत में गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी हुआ करती थी उसमें भी कोई भारतीय अब तक नहीं था। जो 3 भारतीय दिनकर राव, नरेंद्र सिंह और देवनारायण हैं वो विधान परिषद में थे, जो भारत की विधान परिषद थी कानून बनाने के लिए उसमें थे। लेकिन गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी उसमें अब तक कोई भारतीय नहीं आया था, और ना ही भारत सचिव और उसकी परिषद जो इंग्लैंड में देखती थी शासन, या इंग्लैंड में होती थी, उसमें कोई भारतीय शामिल नहीं हुआ था अब तक। लेकिन 1909 के द्वारा क्या होता है, इसमें 2 व्यक्ति भारत सचिव और उसकी परिषद में, भारत सचिव की परिषद में शामिल होते हैं। उनके नाम क्या हैं, ध्यान रखने ये नाम, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में शामिल होने वाला पहला व्यक्ति है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ये ICS थे। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। इस एक्ट के द्वारा जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण, तो इस एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है वो यही है, इस एक्ट के द्वारा भारत में मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था करते हुए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है। और इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के आधार पर ही भारत का विभाजन होता है, ऐसा बहुत सारे विद्वानों ने कहा है अपनी अपने किताबों में, या जहाँ जहाँ उन्होंने कोड किया हुआ है। इस एक्ट के द्वारा परिषद के अधिकारों में वृद्धि करते हुए भारतीय सदस्यों को क्या कर दिया गया, बजट पर बहस करने के साथ साथ प्रश्न पूछने का अधिकार तो पहले से था, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। लेकिन अभी भी कुछ चीज़ ऐसी है जो नहीं है, वो क्या है, वोट देने का अधिकार अभी भी प्राप्त नहीं है भारतीय सदस्यों को बजट पर। भारत में पहली बार बजट कब होता है, 1860 में प्रस्तुत होता है पहली बार बजट। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम और 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम
कहा जाता है। इस एक्ट में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया है। वह प्रांतों में द्वैत शासन स्थापित किया गया। इस एक्ट के द्वारा, ध्यान दें इस बात पर कि बहुत आता है एग्जाम में, प्रांतों में द्वैत शासन किस एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया? 1919 के एक्ट के द्वारा। और प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त होता है 1935 के अधिनियम के द्वारा। और 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन लागू किया जाता है। ये द्वैत शासन क्या है? दरअसल एक तो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद कानून बनाएगी कुछ क्षेत्रों, कुछ चीज़ों के लिए, और कुछ मामलों में गवर्नर जनरल और जो विधायिका होगी वो उत्तरदायी होगी कुछ मामलों के लिए। तो इस प्रकार दो तरीके से बढ़ जाते हैं, कुछ कहते हैं आरक्षित विषय और दूसरे को कहते हैं हस्तांतरित विषय। तो ये द्वैत शासन कब आरंभ होता है प्रांतों में? 1919 के अधिनियम के तहत। और समाप्त कब होता है प्रांतों में? 1935 के अधिनियम के तहत। ये दोनों फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस एक्ट के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधान पालिका स्थापित हुई। क्वेश्चन इस तरह से बहुत आता है कि केंद्र में द्वैत शासन कब आरंभ हुआ और केंद्र में द्विसदनात्मक। यहाँ द्विसदनात्मक से मतलब क्या है? जो केंद्र की विधायिका थी उसके 2 सदन हो जाते हैं, लेकिन द्वैत शासन अलग चीज़ है। तो 1919 के द्वारा अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधान पालिका स्थापित हुई और 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन लागू होता है। इस एक्ट के द्वारा भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया तथा महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली 1892 के एक्ट के द्वारा शुरू हुई थी और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली 1919 के एक्ट के द्वारा। भारत में जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी उसका विस्तार करते हुए उसमें कमी नहीं की गई। 1909 के अधिनियम में जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किसके लिए थी? सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए, उसे वृद्धि करते हुए क्या किया गया? सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए और एंग्लो इंडियंस के लिए भी इसे लागू कर दिया गया। 1935 के अधिनियम के द्वारा ये दलितों के लिए भी लागू हो सकता था और होने ही जा रहा था। इसकी घोषणा भी हो जाती है 16 अगस्त 1932 को तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा, जिसके बाद महात्मा गांधी आमरण अनशन करते हैं और बाद में गांधी अंबेडकर एक समझौता होता है जिसे पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। और उसमें फिर वो डॉक्टर अंबेडकर अपनी बात से या कह सकते हैं कि उस जिद को छोड़ देते हैं कि चलिए सांप्रदायिक आधार पर दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र और पृथक मताधिकार की व्यवस्था को वापस ले लेते हैं। हालांकि इसके बारे में और विस्तार से हम बात करेंगे, किसी दिन वीडियो आएगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इस एक्ट के माध्यम से ली कमीशन, ये कमीशन है एक, ली कमीशन की सिफारिश पर 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई 1 अक्टूबर 1926 को, और इसके पहले अध्यक्ष थे रॉस बारकर। भारत सरकार अधिनियम 1935, ये सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है, लास्ट का अधिनियम है। हालांकि इसके बाद एक और अधिनियम आएगा 1947 का, लेकिन ये वास्तविक रूप से लास्ट का वह अधिनियम है जिससे भारत की शासन व्यवस्था संचालित होती है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 का भारत के संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त अध्यादेश जारी करने की शक्ति इसी एक्ट से तहत प्रेरित है या इसी एक्ट से प्रेरित है। जबकि मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि 1861 के एक्ट में उस गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जरूर प्राप्त होती है, लेकिन उससे भारत के राष्ट्रपति को जो शक्ति प्राप्त है वो वहाँ से प्रेरित है नहीं। इस एक्ट के द्वारा अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान था, किंतु भारतीय रियासतों के कारण यह संभव नहीं हो सका तथा प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करते हुए स्वायत्तता प्रदान की गई। अब के जो प्रांत थे पूरी तरह से स्वतंत्र थे, स्वायत्तता प्रदान की गई, काफ़ी स्वतंत्रता थी इसमें। इस एक्ट के द्वारा तत्कालीन 11 ब्रिटिश प्रांतों में चुनाव कराते हुए वहां चुनी हुई सरकारों द्वारा कार्य किया गया। इन 11 ब्रिटिश प्रांतों के बारे में हम और विस्तार से बात करेंगे किसी दिन। भारत का मैप बताते हुए आपको बताएंगे, अखंड भारत का जिसे कह सकते हैं आप लोग, तो उस भारत के मैप में आपको बताएंगे कौन सा क्षेत्र कौन सा कहाँ था। इन 11 ब्रिटिश प्रांतों की विस्तार से चर्चा हम लोग कर रहे होंगे। इसमें जो मैं सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का या कह सकते हैं एक भारत बनाने का प्रयास ब्रिटिश या ब्रिटेन द्वारा किया गया, या कह सकते हैं कि तत्कालीन इस अधिनियम में था, उसको इस देश के ही भारतीय राजाओं ने ठुकरा दिया था। मतलब भारत में उनको शामिल होने की कोई रुचि नहीं थी या भारत को एक भारत बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो ब्रिटेन ने तो फिर भी भारत को भारत बनाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ के राजाओं ने भारत को भारत नहीं बनने की पूरी चेष्टा की
और आप देखते ही हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ तो किस प्रकार देशी रियासतों ने इस भारत देश में शामिल होने के लिए, ना होने के लिए प्रयास किए थे। और खैर उसका सबसे ज़्यादा श्रेय सरदार पटेल को दिया भी जाना चाहिए कि उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया कि लगभग सभी रियासतों को, एक को छोड़कर, अब उसकी बात क्या की जाए, जम्मू कश्मीर की, तो उसको छोड़कर सभी को लगभग मिला ही लिया था। इस एक्ट के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन लागू करते हुए केंद्रीय प्रशासन के विषयों को रक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में वर्गीकृत किया गया, जैसा कि 1919 के अधिनियम के लिए राज्यों के लिए किया गया था। अवशिष्ट शक्तियों को गवर्नर जनरल को सौंप दिया गया। अवशिष्ट मतलब रेजिडुअल्स पावर्स। इस एक्ट के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जो 1 अक्टूबर 1937 से अस्तित्व में आया। इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गोएवर थे। इस एक्ट द्वारा बर्मा को भी भारत से अलग कर दिया गया, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि बर्मा हमेशा से भारत का भाग था। बर्मा को धीरे धीरे 1826 से भारत में जोड़ा गया था और 1885 में अंततः पूरी तरह से शामिल हो गया था और 1935 के अधिनियम के द्वारा उसे अलग कर दिया गया। तो बर्मा कोई ऐसा नहीं है कि भारत का भाग रहा हो हमेशा से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस एक्ट ने कुछ विशेष ज़्यादा नियम कानून कायदे नहीं थे, लेकिन भारत को स्वतंत्र करने के लिए ये बहुत ज़रूरी था। 3 जून 1947 को प्रस्तुत माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन मत कौन था, गवर्नर जनरल था, जो 1947 में भारत आया था। इस माउंटबेटन योजना को ही 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिस पर उस समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज 6 ने हस्ताक्षर किए और उसके हस्ताक्षर होने के साथ ही 18 जुलाई 1947 को अधिनियम पारित हो गया। जैसे भारत में संसद द्वारा कोई भी पारित जो बिल होता है वो जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करते वो अधिनियम नहीं होता है, ऐसे ही 18 जुलाई को जॉर्ज 6 के हस्ताक्षर होने के साथ ये एक्ट पारित हो गया, लेकिन लागू नहीं हुआ है अभी। इस अधिनियम के फलस्वरूप ही 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। और ध्यान दें इस बात को भी, मैं जो बताने जा रहा हूँ, 15 अगस्त 1947 को ही पाकिस्तान नाम का एक राष्ट्र अस्तित्व में आया। अब आप कहेंगे कि पाकिस्तान तो 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। दरअसल पाकिस्तान एक धूर्त देश है जो हमेशा से ही भारत से आगे रहने की चेष्टा करता रहता है बस, और इसी क्रम में वो अपने स्वतंत्रता दिवस को भारत से पहले या 14 अगस्त को मनाता है। इसको समझते हैं कैसे मनाता है वो 14 अगस्त को। क्या हुआ था, 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता मिलनी थी और जो गवर्नर जनरल था माउंटबेटन, उसको भारत और पाकिस्तान दोनों जगह शामिल होना था, लेकिन एक साथ दोनों जगह कार्यक्रम में शामिल होना उसके लिए संभव नहीं था। तो ऐसी स्थिति में उसने क्या किया कि भारत में जो 15 अगस्त को एक्चुअल में लागू होना था उससे एक दिन पहले ही पाकिस्तान में जाकर कार्यक्रम करवा देता है लॉर्ड माउंटबेटन, और 14 अगस्त को संपन्न जो कार्यक्रम होता है, लेकिन एक्चुअल में आज़ाद कब होता है, 15 अगस्त को। क्यों? क्योंकि ये एक्ट ही लागू होता है 15 अगस्त को, तो 15 अगस्त से तो एक दिन पहले भी संभव नहीं था कि वो देश आज़ाद होता, लेकिन वो कार्यक्रम हो सकता था एक दिन पहले, तो कार्यक्रम किया गया। अब अगले साल मतलब 1948 में पाकिस्तान को 15 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाना था। जून 1948 तक पाकिस्तान ये मानकर चलता रहा कि 15 अगस्त को ही उसका स्वतंत्रता दिवस होता है, लेकिन वही भारत के साथ शत्रुता के कारण या कह सकते हैं उसकी मानसिक बीमारी के कारण पाकिस्तान ने क्या किया कि हम भारत से एक दिन पहले अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। अगर टेक्निकली भी देखा जाए तो 15 अगस्त को ही लागू होता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और उसी दिन विभाजन होता है भारत का। तो टेक्निकली भी 15 अगस्त को ही पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मना सकता है, लेकिन वो धूर्त है, मनाता है 14 अगस्त को, क्या करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा थ्योरेटिकल सेशन समाप्त होता है, तो अगले पढ़ते हैं भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न, बंगाल, बम्बई व मद्रास प्रेसिडेंसियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र थीं, किस एक्ट के द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन करके बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को छोड़कर भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए? तो चाय और चीन को छोड़कर, चाय और चीन के साथ भी पूरी तरह से कब समाप्त होंगे? 1833 में, और इससे चाय और चीन को छोड़कर बाकी कब समाप्त हुए?
13 के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चार्टर एक्ट 1813। क्वेश्चन नंबर 3, किस एक्ट के द्वारा भारतीय सदस्यों को बजट की विवेचना करने, लोक हित के विषय पर चर्चा करने तथा अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी प्रदान किया गया? तो प्रश्न पूछने का अधिकार तो 1892 के एक्ट के तहत प्राप्त हो गया था, लेकिन अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। तो अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस एक्ट के द्वारा दिया गया? भारत परिषद 1909, जिसे हम क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। किस एक्ट के द्वारा भारत में, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, किस एक्ट के द्वारा भारत में मुसलमानों के पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था करते हुए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ किया गया? इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आता है। इसका राइट आंसर होगा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, क्योंकि इसी को कहा जाता है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। किस एक्ट के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 1935 के अधिनियम के तहत स्थापित फेडरल कोर्ट की स्थापना किस तिथि को हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 1 अक्टूबर 1937, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मॉरिस गुएबर। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नॉमिनेशन के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया? तो इसका राइट आंसर क्या था? जो ईस्ट इंडिया कंपनी का लास्ट चार्टर एक्ट था, चार्टर एक्ट 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल और उसकी परिषद तथा सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में जो स्थापित हुआ था, उसके मध्य विवाद की स्थिति बनी रही। तो उस विवाद को समाप्त करने के लिए क्या किया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया 1781 में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। क्वेश्चन नंबर 9। किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पिट्स का इंडिया एक्ट 1784। क्वेश्चन नंबर 10। किस एक्ट के माध्यम से भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की गई? भारत में धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की गई किस एक्ट के द्वारा? 1813, चार्टर एक्ट 1813। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वारा कितने वर्षों के लिए व्यापार हेतु ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुमति प्रदान की गई थी? प्रारंभिक 15 वर्षों के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 15 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। चार्टर एक्ट 1853 के तहत बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए नियुक्त किए जाने वाले प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो कौन थे वो? जेम्स फेडरिक हैलिडे। बाकी कौन है? बाकी प्रथम भारत सचिव है एंड्रयू फ्रेजर, 1905 में लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जब बंगाल का विभाजन हुआ। और लॉर्ड रे वो व्यक्ति है जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी तो बंबई के गवर्नर थे ये। क्वेश्चन नंबर 13 है। किस एक्ट के द्वारा भारत में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ? महिलाओं को मताधिकार भारत में भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्राप्त होता है। किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1861 का भारत परिषद अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 15। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई? तो यहाँ प्रांतों से आशय प्रांतीय विधायिका होगा, केंद्र से आशय केंद्रीय विधायिका होगा, और ऑप्शन सी होगा गवर्नर जनरल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गवर्नर जनरल। किस एक्ट के द्वारा भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी? तो इसका राइट आंसर था मंत्रिमंडलीय व्यवस्था या विभागीय प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी आता है, बहुत महत्वपूर्ण है, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग कब था? तो 1856 से लेकर 1800 लगभग 61-62 तक था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1861 भारत परिषद अधिनियम। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में कौन कौन शामिल नहीं था? तो यहाँ ये प्रश्न पूरा पढ़ना है आपको, कौन नहीं था। तो कौन कौन थे? फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, चैम्बर्स, मानसन। तो चैम्बर्स नहीं थे, तो चैम्बर्स की जगह कौन है? फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और एक व्यक्ति था बारवेल। तो ये 4 लोग गवर्नर जनरल की परिषद में थे। तो चैम्बर्स कौन है? चैम्बर्स दरअसल हाइड, चैम्बर्स और लिमेस्टर, ये 3 व्यक्ति एलिजा इम्पे जो मुख्य न्यायाधीश थे, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुई थी, उसके 3 अन्य न्यायाधीश थे, उनमें से एक ये हैं। तो हाइड, चैम्बर्स, लिमेस्टर को सामान्य रूप से HCL के रूप में पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। किस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश भारत में भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रबंध किया गया? चार्टर एक्ट 1813।
इस एक्ट के द्वारा विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया था, और ये व्यक्ति कौन था? लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले कब आता है? 1833 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चार्टर एक्ट 1833। इसी की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। और अब जो 22वां विधि आयोग है वो उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? ऋतुराज अवस्थी। ये करंट अफेयर के वीडियो में था। क्वेश्चन नंबर 20, भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत इंग्लैंड स्थित भारत सचिव की परिषद में शामिल होने वाले भारतीय सदस्य कौन थे? 1909 के अधिनियम के तहत पहली बार भारत सचिव और भारत सचिव की परिषद में भारतीयों को शामिल किया जाता है। वो व्यक्ति कौन है? केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं। किस एक्ट के द्वारा भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है? अगर बात अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट की बात होती तो भारत परिषद अधिनियम 1892, और प्रत्यक्ष की बात हो रही है, डायरेक्ट की बात हो रही है, तो राइट आंसर क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को लागू भारत के संविधान पर ब्रिटिश भारत के किस एक्ट का प्रभाव सर्वाधिक पड़ा? तो किसका प्रभाव पड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 23। किस एक्ट में सर्वप्रथम अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919 और चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। ये अलग से विशेष प्रश्न है। क्यों? क्योंकि 1935 के अधिनियम के द्वारा ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शब्द का पहली बार प्रयोग होता है। इससे पहले शब्द होता है जो यूज, वो है अस्पृश्य या डिप्रेस्ड क्लास या दलित वगैरह वगैरह शब्दों का प्रयोग होता है। तो किस एक्ट में पहली बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग मिलता है? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो इसका राइट आंसर वही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1774 में लागू किया गया था या स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, किस एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था आरंभ हुई? इस पर हमने विस्तार से बात की थी। इस एक्ट के द्वारा 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और भारतीय राजस्व से वेतन देना कब बंद किया जाता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहिए या भारत सचिव के सदस्यों को कहिए, 1919 के अधिनियम के द्वारा। यहाँ एक बात और मैं आपको महत्वपूर्ण बता दूं, भारत सचिव की जो परिषद है 15 सदस्यीय परिषद, उसकी कब समाप्ति हो जाती है? 1935 के अधिनियम के द्वारा। और 1943 के अधिनियम के द्वारा भारत सचिव समाप्त। ठीक है, तो भारत सचिव नाम का जो पद था वो खत्म हो जाता है 1947 से। और परिषद कब खत्म हो जाती है? 1935 के अधिनियम के द्वारा। इस एक्ट के तहत विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चार्टर एक्ट 1853। क्वेश्चन नंबर 27, किस एक्ट के द्वारा भारत सचिव की परिषद का अंत कर दिया गया? तो भारत सचिव की परिषद का अंत किया गया था भारत सचिव अधिनियम 1935, और भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। किस एक्ट के द्वारा भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई? ये मैंने जोर देकर बात कही थी, क्योंकि द्विसदनीय बनाई गई थी 1919 के द्वारा, और द्वैध शासन लागू किया गया था 1935 के द्वारा। तो यहाँ पूछा क्या है, किस एक्ट के द्वारा भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई? भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, किस एक्ट के तहत भारत में अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान था? तो इसका सारा दोष अगर दिया जाएगा तो तत्कालीन भारतीय राजाओं को ही दिया जा सकता है। ब्रिटेन ने तो फिर भी चाहा था कि भारत एक संघ बने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 18 जुलाई 1947। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।